Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation for the 25 January and day is Tuesday. कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड की ये तीन पीडीएफ्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली बेसिस पे अपलोड कर देता हूँ और उसके ऊपर कल ही 1700 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, तो आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स से। पहले हमने एक और नई चीज़ स्टार्ट करी हुई है काफ़ी दिनों से अब तो, कि हमें ग्लॉसरी है, इसके अंदर से 2-3 टर्म्स हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं ताकि आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हो सके। तो यहाँ से हम कवर करेंगे आज की इन 3 टर्म्स को। इसके अंदर पहली टर्म है एसेट एलोकेशन। तो आपने एक बहुत ही अच्छी एक लाइन है, वो ज़रूर सुनी होगी, डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। तो वो बेसिकली उसका एसेंस यही है कि आपके अपने असेट्स को, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, एक अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी में डालना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक फॉर एग्जांपल एक शेयर है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, और आप एक बॉन्ड खरीद सकते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। बट ये दोनों अपने आप में बहुत ही अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं। शेयर के अंदर आपको कंपनी के अंदर ओनरशिप मिलती है, ये सब चीज़ें मिलती हैं, और आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, फिक्स्ड पेमेंट नहीं मिलती है। अगर कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट बचता है तो कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, नहीं तो नहीं भी करेगी, तो वो उसकी चॉइस होती है कंपनी की। बॉन्ड के अंदर बहुत ही अलग सिस्टम है। बॉन्ड के अंदर आपको डेट दे रहे हो एक तरीके से आप कंपनी को, तो कंपनी आपको एक फिक्स्ड पेमेंट ज़रूर कर रही होगी, चाहे कंपनी प्रॉफिट के अंदर हो चाहे कंपनी लॉस के अंदर हो। तो अपने आप में काफ़ी सारी जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर आप इन दोनों से हट के रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही अलग एक सिक्योरिटी होती है। उसका रिटर्न कमाने का ज़रिया बहुत ही अलग होता है। अब यहाँ पे एसेट एलोकेशन के अंदर लिखा भी यही हुआ है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी डिफरेंट असेट क्लासेस के अंदर बांटना चाहिए। ये जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने आपको ये वाली टर्म भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अंदर क्या है कि ऐसी कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को बांध दिया जाता है, ग्रुप के अंदर बांट दिया जाता है, जिसको हम असेट क्लास बोलते हैं। तो शेयर्स अपने आप में एक असेट क्लास हो गई जिसका नाम है इक्विटी। बॉन्ड्स अपने आप में एक असेट क्लास हो गई जिसका नाम है फिक्स्ड इनकम। रियल एस्टेट आज की डेट में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की क्लास के अंदर आता है। तो इस तरीके से असेट क्लासेस बटी होती है। एक असेट क्लास के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के असेट्स आते हैं, तो उसके रिटर्न कमाने के तरीके और उनके वापस आपके पास पैसा कब तक आएगा, कितने टाइम में आप निकाल सकते हैं, आपका रिस्क कितना है हर सिक्योरिटी के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, वो लगभग सेम रहता है। तो ये असेट एलोकेशन भी यही था कि आपको आपके पोर्टफोलियो को अलग अलग असेट क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए। तो ये आई होप आपको दो टर्म्स कम से कम क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर एसेट बैक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही एक बड़ी टर्म है, मतलब इसके ऊपर अलग से पूरी 1 घंटे की एक वीडियो बन सकती है। तो इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ, तो अगर मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पर जैसे अगर आपने कभी घर किसी का देखा हो या लिया हो, जिसके अंदर आपने उसको लोन पे लिया हो, होम लोन पे लिया हो, तो आपका जो घर होता है एग्जैक्टली वो आपकी एक एसेट बैक कर रहा है आपकी उस लोन वाली सिक्योरिटी को। कैसे हुआ ये? जैसे अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो वो जो आपका घर है वो एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करेगा और उसको सीज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर होता यही है, एसेट बैक सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ हैं जिन सिक्योरिटीज़ के पीछे कोई असेट की बैकिंग है, कोई रियल वैल्यू का एक असेट है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो बेसिकली इस तरीके से सिक्योरिटीज़ ये होती है। अब बताने को तो इनमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर आपके ट्रेंचेज वगैरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर फिर इन सिक्योरिटीज़ की बैकिंग के ऊपर अलग से एक और सिक्योरिटी बन जाती है। तो वो एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो वो मैं अभी यहाँ पे टच नहीं करूँगा। बाकी बेसिक है कि असेट बैक सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती है जिसके अंदर कोई एक अंडरलाइंग असेट नाम की चीज़ होती है, जैसा होम लोन के अंदर होम होता है, कार लोन के अंदर कार होती है, और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आई होप आपको तीनों टर्म्स कवर हो गए होंगे। तो ये हमारा आज का टर्म्स का पूरा हो गया। बाकी हम चलते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो ये हमारे आज की नोट्स है। अगर आपको ये भी चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा एडिशन किया है नोट्स के अंदर। हर न्यूज़ के साथ आपको ये भी लिखा मिलेगा कि यहाँ पर ये किस एरिया से रिलेटेड न्यूज़ है इसके अंदर। तो जैसे पहली न्यूज़ आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब इसके अंदर फर्स्ट न्यूज़ को देखेंगे, दैट सिंकिंग फीलिंग। तो ये बहुत ही मतलब एक मीडिया के लिए इन्होंने हाईलाइट के लिए टर्म ये बना दी है पूरी हेडलाइन, बट इसका कोई एज सच मीनिंग नहीं निकल रहा है। यहाँ पर बेसिकली मीनिंग ये है कि कल जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, यानी निफ्टी और सेंसेक्स,
दोनों ने थोड़ा बुरा परफॉर्म किया है और यहाँ पर 2.6% ऑन एन एवरेज दोनों क्रैश कर गए हैं। और निफ्टी 2.66% किया है और सेंसेक्स 2.63% किया है। अब इसके अंदर कंपैरिजन में देखा जाए तो बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप है पिछले 3 महीने के अंदर। बाकी इसके अलावा लास्ट 5 डेज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6.2% का ड्रॉप इनके अंदर आया है शेयर्स के अंदर, मतलब इन दोनों के इंडाइसेस के अंदर। तो ये काफ़ी एक बड़ी फिगर है और हमें ये पता चलता है कि जो आपके निफ्टी और सेंसेक्स ओवरऑल स्टॉक मार्केट को डिपिक्ट करते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट ही गिर रहा है इस टाइम पर। बाकी क्लोज्ड एट दोनों निफ्टी और सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 57491 ये सेंसेक्स की क्लोजिंग वैल्यू है और निफ्टी की क्लोजिंग वैल्यू 17149 है। तो सेंसेक्स भी 60,000 से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही नेगेटिव बात हो जाती है पूरे ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर। बाकी एक ये मेरा पर्सनल पॉइंट मैंने ऐड किया है इसके अंदर कि फेडरल पॉलिसी की मीटिंग चलने लग रही है। ये 2 डे मीटिंग होती है और आज ही ये स्टार्ट होने वाली है। तो बेसिकली ये वेडनेसडे को ख़त्म हो जाएगी। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरली देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो हो सकता है अब, क्योंकि मैं यहाँ पे एक और फैक्ट है कि वेडनेसडे को, क्योंकि अब कल 26 जनवरी है तो रिपब्लिक डे है, तो उसकी वजह से मार्केट बंद रहता है। तो हो सकता है कि फिर कल तो इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, थर्सडे को इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए वो चीज़ ऐड कर दी है। ये मुझे पक्का नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, ये मेरा एक जस्ट प्रिडिक्शन है यहाँ पर। अब आगे देखें तो डी स्ट्रीट्स न्यू एंट्रेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द करंट। तो बेसिकली डी एस टी का मतलब क्या है, मैंने इसको स्ट्रीट क्यों पढ़ा है, तो डी एस टी का मतलब होता है दलाल स्ट्रीट। ये अगेन मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। इसका मीनिंग होता है स्टॉक मार्केट इंडियन सेंस के अंदर। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेट किया जाता है, क्योंकि यूएस के अंदर एक वॉल स्ट्रीट है जो बहुत ही फेमस है, जहाँ पे वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है। और इसी तरीके से दराज स्ट्रीट के ऊपर बीएससी की बिल्डिंग भी बनी हुई है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। तो डी स्ट्रीट मतलब बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट पूरा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, एंट्रेंट्स मतलब जिनकी नई नई एंट्री हुई है, नई नई यानी कि जो आईपीओ के थ्रू अभी आए हैं नए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको सभी को पता ही हैं, हमने पूरे साल डिस्कस किए हैं अब तो। जोमेटो है, 197 कम्युनिकेशंस। अच्छा, 197 कम्युनिकेशंस मतलब पेटीएम, पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम 197 है। तो ये हो गया। नाउ पीबी फिनटेक मतलब पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार वाले, और नायका, ये कुछ ऐसी कंपनीज थी। ये सबसे बड़ी कंपनी भी हैं जिनके आईपीओ आए हैं, और ये सबसे बड़े लूजर्स भी रहे हैं इस मंडे क्रैश के अंदर। तो मतलब ये बेसिकली हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो आईपीओ की परफॉर्मेंस रही है वो इस साल के मतलब डिक्लाइन ही होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है पिछले साल के 63 ही टोटल आईपीओस थे। तो सभी आईपीओस को इन्होंने पिछले साल के कंपेयर किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 33 अभी लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रहे हैं आज की डेट में, और 20 ऑफर प्राइस से ही नीचे चल रहे हैं। तो ये काफ़ी अपने आप में बड़ी बात होती है। अगर आपको ऑफर प्राइस और लिस्टिंग प्राइस में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा, तो इसका मीनिंग बहुत ही बेसिक है। वैसे तो ऑफर प्राइस होता है कि जिस प्राइस के ऊपर कंपनी ने अपना इशू निकाला है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे कंपनी ने अपना इशू निकाला। ये अगर हम जोमेटो का एग्जांपल लें तो जोमेटो के एग्जांपल में 76 रुपीज़ पर कंपनी ने अपने शेयर्स को निकाला था। और लिस्टिंग प्राइस वो होता है जब अपने ये पूरा ऑफर प्राइस के ऊपर 2 दिन बिडिंग लगती है, फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन होती है, उस टाइम के लिए कोई स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा होता है, फिर कंपनी के स्टॉक की लिस्टिंग होती है। तो उसके बाद से स्टॉक मार्केट इंडिया के अंदर मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपरली ट्रेड करने लग जाता है। तो ये जो लिस्टिंग का टाइम होता है, जैसे अगर हम जोमेटो का बात करें तो जोमेटो के अंदर 115 रुपीज़ पर था जब लिस्टिंग का प्राइस था। तो उसी तरीके से यहाँ पर कि 33 कंपनीज का तो इस लिस्टिंग प्राइस से नीचे अभी आज की डेट में प्राइस चल रहा है, जो कि अपने आप में इतनी भी नेगेटिव फिगर नहीं है। हालांकि एक नेगेटिव बात तो होती है, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस आपके ऑफर प्राइस से ज़्यादा था। तो ये हो गया। और बाकी 20 कंपनी का तो बहुत ही बुरा हाल है। उनका तो ये लिस्टिंग जो ऑफर प्राइस था इसी प्राइस से नीचे अपना शेयर आज की डेट में चल रहा है। इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक नाम पेटीएम भी है। तो ये अपने आप में हमने देख लिया पूरा। आईटी कंपनीज गियर अप टू टैप मेटावर्स अपॉर्चुनिटीज़। तो आईटी कंपनीज आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनीज 4 कंपनीज हैं आईटी के अंदर, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। तो इन्हीं सब कंपनीज ने मेटावर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना स्टार्ट कर दिया है। टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा था आर्टिकल के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक लाइन उनके बारे में लिख दी है। तो टीसीएस में लिखा है कि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेरिमेंटिंग बहुत कर रहे हैं मेटावर्स के अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। और इन्फोसिस में ये है कि वो अपना खुद का एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म ही पूरा
बनाने का, क्रिएशन का प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेटावर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं अगेन आपको एक वीडियो दे दूंगा नीचे, इसको मैं छोटा सा या जल्दी से एक्सप्लेन करके इसका आपके एक पूरा जो जॉय है इसका समझने का वो नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेटावर्स फिर भी मैं बहुत बेसिक में बताऊँ तो जैसे GTA गेम होता था, तो GTA गेम रियल लाइफ के अंदर पूरा हो जाएगा, ये बहुत ही बेसिक है उसका। बाकी मैं आपको एक नीचे पूरी डिटेल वीडियो दे दूंगा ना। पेज 5 के ऊपर एक न्यूज़ है यहाँ पर, हाफ ऑफ BSE 500 कंपनीज इंक्लूडिंग टॉप स्टार्स स्लिप बिलो 200 DMA। तो 200 DMA लगता है ऐसा है कि OTP जैसा है कुछ, बट यहाँ पर 200 DMA का मीनिंग है डे मूविंग एवरेज। तो बेसिकली 200 डेज का मूविंग एवरेज निकाला जाता है। ये 200 डेज का ही नहीं होता है, जैसे मैं आपको एक बार स्टॉक पैटर्न दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी एक स्टॉक है जो इस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पर, बट इसके अंदर क्या आएगा, हमें ये एवरेज कितना मूव कर रहा है ये बेसिस पे हम नहीं निकाल पाएंगे इससे, सिर्फ देखने की वजह से। तो एक चीज़ होती है जो निकाली जाती है जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, और एक और चीज़ होती है इससे रिलेटेड जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। XMA उसका नाम होता है, EMA उसका नाम नहीं होता है। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जितना ये स्टॉक मूव किया उसके अलोंग ऐसा पैटर्न ये बनाने की कोशिश करता है जो डे मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो अगर स्टॉक बहुत ही ऊपर चले जाएगा तो एवरेज के अंदर थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, अगर बहुत नीचे चले जाएगा तो भी थोड़ा ही फर्क पड़ेगा। तो ये क्या होती है, ये लाइन जनरली इसी तरीके से बीच बीच में से पास हो रही होती है अपने पूरे स्टॉक के ग्राफ के अंदर से। तो ये आपकी मूविंग एवरेज की लाइन होती है। इससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो कहाँ पे बेस लाइन कहाँ पे रहेगी कम से कम। अगर जैसे यहाँ पर है तो अगर इतना ऊपर है यहाँ से शेयर आज की डेट में, हमारा एवरेज यहाँ पर निकल रहा है, तो अगर नीचे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही नीचे जाएगा जितना ऊपर है, क्योंकि एवरेज आउट इतना ही होना चाहिए। अब ऐसा कंफर्म ऑब्वियसली नहीं होता है क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, तो वो चीज़ें तो हैं, बट उसके अलावा एक एवरेज प्रेडिक्शन यहाँ पर निकल जाती है। तो इसी तरीके से 200 DMA इन्होंने लिया है, और 200 DMA एक बहुत ही बड़ा पीरियड होता है। 50 डे DMA और 100 डे DMA आर द जनरली यूज्ड वंस। तो उसके बियॉन्ड ये जाके इन्होंने 200 DMA से कंपैरिजन किया है, और यहाँ पे इन्होंने एक फिगर निकाली है कि BSE के अंदर जो 500 कंपनीज हैं टॉप की, उसके अंदर से ऑलमोस्ट हाफ कंपनीज अपने 200 DMA से नीचे चल रही हैं। जैसे यहाँ पर तो ये कंपनी आपके 200 DMA से ऊपर चल रही है इस एग्जांपल के अंदर, बट अगर ये बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाती है ड्रास्टिकली तो इसकी एवरेज भी डिक्लाइन करेगी, बट वो इतनी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करेगी, वो इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर जो ये फेज़ बना इसको हम कहेंगे कि ये अपने 200 DMA से नीचे चल रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर। नाउ आई होप को क्लियर हो गया होगा 200 DMA का पूरा कॉन्सेप्ट और जो न्यूज़ थी। अब इसके अंदर एक और बात है कि यहाँ पर निफ्टी 50 का अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट भी अपने 100 DMA से नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने 100 DMA को लिया है क्योंकि 200 DMA एक बहुत ही बड़ी बात होती है, उसे जनरली पॉजिटिव ही चल रहा होता है। बट यहाँ पर हमें जो नेगेटिव दिखा उसमें यही है कि यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखती है स्टॉक मार्केट की। बाकी इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कंपनीज अपने 200 DMA से नीचे चल रही हैं, जो यहाँ पर 250 कंपनीज़ के अप्रॉक्सीमेट फिगर एक आ रही है। तो उसके अंदर से कुछ कंपनीज़ का नाम है JSW स्टील, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, SDFC लाइफ, HUL एंड ITC। तो ये कुछ कंपनीज़ के यहाँ पे इन्होंने नाम मेंशन किए हुए हैं। अब आगे चलेंगे, बाइंग द डिप अवॉइड लमसम प्लेज इनटू स्टॉक इक्विटीज़। तो ये इन्वेस्टिंग टिप्स से रिलेटेड एक आपकी आर्टिकल पूरा बनता है। इसके अंदर ऐसा कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट 2-3 निकल के आते हैं। अब इसके अंदर बोला ही गया डिप। सबसे पहले डिप क्या होता है, तो जैसे अभी आपने देखा कि 2-3 न्यूज़ देखी, स्टॉक मार्केट आपका बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही नीचे जा रहा है आज की डेट में। तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर उसको अंडर वैल्यूड शेयर्स को समझकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। तो क्योंकि उनको लगता है कि अभी शेयर सस्ते हो गए हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि नीचे गिर गए हैं, तो जो अच्छी कंपनीज हैं उनके लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ रहेगा ही, तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब अपने आप में इस लॉजिक में कोई दिक्कत भी नहीं है सच, बट यहाँ पे आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि आज की डेट में जब ये इतना गिर चुके हैं तभी भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, और दूसरी बात वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, यानी कि जो चेंजेस का डायनामिक बन रहा है, यानी कि जितना नंबर ऑफ चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये हो गया यहाँ पर फॉल इन स्टॉक मार्केट, कंसिडर्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स। ये अंडर वैल्यूड है, ये मैंने आपको बता दिया कि जब फॉल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर तो उसको जनरली लोग कंसिडर करते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, और ये अंडर वैल्यूड अभी शेयर्स हो रखे हैं, बट ऐसा नहीं है।
कम से कम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अभी अंडर वैल्यूड नहीं हुए हैं शेयर्स, वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए उन्होंने 2 रेशोज़ का यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा, और मैं एक एग्जांपल आपके लिए डायरेक्टली वहाँ से उठा के ले आया हूँ। तो एक जो 2 रेशोज़ थी उन्होंने बताई हैं वो है आपकी प्राइस टू इक्विटी रेशो, सॉरी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, पीई रेशो, और पीबी रेशो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको पहले काफ़ी बेसिक में बताया हुआ है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो का मैं आपको वापस बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी 1 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस 1 रुपीज़ के प्रॉफिट अर्न करने पर कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब लोग कंपनी को देने के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली पूरी कंपनी का स्टॉक मार्केट का प्राइस देखा जाता है, अपॉन में कितनी कंपनी ने टोटल अर्निंग्स की है वो देखी जाती है, तो उस बेसिस पे निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी का पीई आज की डेट में 20.2 टाइम्स चल रहा है, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर सारी 50 कंपनीज 1 रुपी कमा रही होती हैं तो वहाँ पर 20.2 टाइम्स हम उसको देने को रेडी होते हैं। और 15 ईयर का एवरेज अगर देखें तो वो 18.2 पर चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखा गया कि सिंस निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, अपने 100 डीएमए से भी नीचे चल रहा है, बट उसके बावजूद भी वो अपने 15 ईयर एवरेज पीई से ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पर ये एक एक्सपेंसिव फिगर वाली बात नज़र आती है। तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर नोवेलिस टू रेज अप टू 350 मिलियन इन लोन्स फ्रॉम एक्सिस बैंक। सबसे पहले नोवेलिस क्या होता है, तो नोवेलिस है आपका ओवरसीज सब्सिडरी ऑफ हिंडाल्को। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं हिंडाल्को क्या है। तो हिंडाल्को इंडिया की ही कंपनी है, ये एबीजी ग्रुप के अंदर आती है। एबीजी ग्रुप आप में से कईयों को पता होगा, इसका होता है मीनिंग होता है आदित्य बिरला ग्रुप। तो आदित्य बिरला ग्रुप जो होता है इसके अंदर ही ये कंपनी एक पार्ट है पूरा, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इस सब में डील करती है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर, सिर्फ एल्यूमिनियम एंड कॉपर में ये डील करते हैं। और जो मैंने यहाँ पे सीयू लिखा है वो बेसिकली एक साइंटिफिक नोटेशन है कॉपर के लिए, केमिकल नोटेशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो ये कंपनीज इन 2 मैटर के अंदर डील करती है। अब यहाँ पर इस कंपनी की एक ओवरसीज़ की सब्सिडरी, यानी कि इसी कंपनी की एक सब्सिडरी है जो बाहर ऑपरेट करती है, वो है नोवेलिस नाम से। अब यहाँ पर नोवेलिस जो है वो कंपनी रेज कर रही है 300 टू 350 मिलियन रुपीज़। वो एग्रीमेंट और डॉलर प्राइसेस वगैरह पे डिपेंड करेगा कितना है एग्जैक्टली। तो ये हो गया यहाँ पर। बाकी पर्पस इसका मेन ये है कि ये पार्ट रीपेमेंट करना चाहते हैं अपने प्रीवियस लोन्स की। यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल के अंदर बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है कि इनकी जो नंबर ऑफ क्रेडिट लाइंस बन चुकी हैं आज की डेट में, यानी कि जितनी जगह से इन्होंने क्रेडिट ले लिया है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो काफ़ी इनका जो फाइनेंशियल्स है वो मेस्ड अप हो चुके हैं। तो उसकी वजह से ये कुछ उनको जो स्मॉल क्रेडिटर्स हैं या जो स्मॉल जहाँ से इन्होंने लोन ले वगैरह ले रखे हैं उनको कंबाइन करके रीपे बैक करना चाहते हैं, ताकि ये कम से कम कुछ इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े सॉर्ट आउट हो सके। तो ये उनका मेन पर्पस है, और पर्पस बताना बहुत ही ज़रूरी बात होती है अगर आप इतना बड़ा कोई लोन का अमाउंट रेज कर रहे हैं तो ये हो गया। बाकी इन्होंने एक छोटा सा और भी डिटेल दी थी, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट लोन का अग्रीमेंट जो आपका फाइनलाइज हो चुका था वो दिसंबर के अंदर ही हो चुका था आपके जो लास्ट ईयर के अंदर एक तरीके से। तो ये हमने देख लिया पूरा। बाकी आगे चले तो सेबी आस्क्स डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड टू लिमिट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स टू ईटीएफ्स ओनली। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो आपको नहीं हो सकता है पता हो, तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली टर्म है आपकी डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। तो एफओएफ का सबसे पहले मीनिंग है फंड ऑफ फंड। तो डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन एक नया फंड बना है, म्यूचुअल फंड है, इंडिया के अंदर ये ऑपरेट करता है बट इन्वेस्टमेंट बाहर के अंदर करता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि अपने आप में ये एक फंड है, यानी कि इसके अंदर लोग पैसा देंगे, बट ये फंड भी अलग अलग फंड्स को ही पैसा दे रहे हैं। कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई और इन्वेस्टमेंट फंड हो सकता है, कोई वेंचर कैपिटल फंड हो सकता है, इस तरीके से काफ़ी सारे फंड्स हैं। तो उनके अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो लोग आगे जैसे किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया यूएस के, तो वो म्यूचुअल फंड वाला आगे जाके शेयर्स को खरीदेगा एक्चुअली में। तो ये फंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा नया तो नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव ये फंड लेके आए हैं, क्योंकि इस फंड के अंदर ये सिर्फ उन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। जैसे आपकी NFT हो गया, आपकी मेटावर्स हो गया, वेब 3.0 हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं डिसेंट्रलाइज्ड जो माना है उनके अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये पूरा फंड ऑफ फंड। और इनका भी NFO चल रहा है। NFO मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। जैसे IPO आता है, IPO के अंदर आपका कंपनी का शेयर्स पहली बार लिस्टेड होते हैं, तो वो उस तरीके से ही आपके म्यूचुअल फंड्स या किसी भी फंड का NFO चल रहा होता है, जिसके अंदर आप सबसे पहले सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं, फिर अगर कोई बेचेगा तब आप बाद में खरीद पाएंगे।
हालांकि वो शेयर्स की तरह पूरी ट्रेडिंग बाद में भी हो जाती है। तो वो इस तरीके से चलता है और उसके अंदर बाकी प्राइसेस वगैरह बढ़ जाते हैं बाद के अंदर। तो वो हो जाता है यहाँ पर। बाकी इसमें यही सब था। ETF का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ETF के अंदर क्या होता है, ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड। तो ETF के अंदर क्या हुआ कि ETF आपका म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, बट म्यूचुअल फंड के अंदर आप सब जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मिलके पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे, वो आगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी स्टॉक एक्सचेंज से कुछ शेयर्स को खरीद लेगा। अब यहाँ पर ETF क्या होता है, ETF स्टॉक एक्सचेंज ने खुद ही अपना म्यूचुअल फंड खोल लिया एक तरीके से, और आपको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा नहीं देना है। आपको डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके, किसी ऐप पे जाके सीधा आपको स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदना है। तो वहीं से आप डायरेक्टली ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई कंपनी बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी तो इसके अंदर बहुत सारे आपके चार्जेस कम हो जाते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज़ का लेवल होता है, अगर आपको किसी एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा देना है तो वो सब चीज़ें आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक म्यूचुअल फंड का काम हो जाता है फिर। तो ये सब इस ETF का डिस्टिंक्शन रहता है म्यूचुअल फंड से। बाकी हालांकि काफ़ी इनका नेचर सेम होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर सेबी का क्या है इसके अंदर। सेबी ने बोला है, तो सेबी की एक लिमिट है यहाँ पर 7 बिलियन रुपीज़ की, डॉलर्स की एक लिमिट है, जो यहाँ पर आप टोटल ओवरसीज सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सारे फंड्स हैं वो इन्वेस्टमेंट इतनी कर सकते हैं बाहर के अंदर सिर्फ। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर DSP को बोला सेबी कि आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ ETFs के अंदर ही करिए। तो यहाँ पर वो सब इन्होंने बोला। और ETF के अंदर क्यों करिए, क्योंकि पहली बात तो आपका जो ओवरऑल सिक्योरिटीज़ वाला लिमिट है कहीं वो फुलफिल ना हो जाए, पूरा ही ना भर जाए, क्योंकि और भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया से, तो वो उनके लिए भी कुछ आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पर 1 बिलियन की एक अपने आप में सेपरेट लिमिट है ETFs के लिए। तो आप हो सके तो ETF के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका भी पूरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा जो आपके फंड का है, और आप बाहर के अंदर मतलब इस लिमिट को आप थोड़ा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। बजट RE डिस्काउंट्स प्रोसीड्स फॉर LIC IPO। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बजट एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब इसके अंदर बोला ही गया था, पहले बजट का एस्टीमेट आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो था 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ का, और रिवाइज्ड एस्टीमेट, अच्छा ये पिछले साल की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर रिवाइज्ड एस्टीमेट अब इन्होंने बहुत ही कम कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा आपको सुनने में, 9329 करोड़ रुपीज़ कर दिया है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, तो यहाँ पर LIC का जो एक्सपेक्टेड अमाउंट था, जो LIC के IPO से आने वाला था, उसको यहाँ पर इन्होंने रिमूव कर दिया है। हालांकि बोला ऑब्वियसली बात है यही जा रहा था कि यहाँ पर मार्च 2022 तक आपका IPO क्लोज हो जाएगा, और अगर मार्च IPO तो मतलब क्लोज हो जाता तो उसको पिछले साल के बजट में ही इंक्लूड करना चाहिए था। बट यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि IPO हो सकता है कि आपका मार्च के बियॉन्ड चले जाए, हो सकता है कि कुछ कंप्लाइंसेस फुलफिल करने में या कुछ आपके मतलब रेगुलेटरी टाइम फ्रेम की वजह से आपका मार्च के बियॉन्ड चले जाए, तो उसकी वजह से इसको कम से कम एस्टिमेट्स के अंदर से हटा दिया गया है। अगर हो जाता है तो इसको काउंट कर लिया जाएगा, ये बोला गया है। बाकी अगर देखें तो यहाँ पर DPAM जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट है, क्योंकि अब ये डिपार्टमेंट है पब्लिक असेट को मैनेज करने का, यानी पब्लिक असेट के अंदर LIC भी ऑब्वियसली बात है बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का ही असेट है, तो वो इसको भी मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोसीजर में ये भी बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बहुत ही सबसे बड़ा पार्ट यही प्ले कर रहे हैं, बट हाँ ये काफ़ी मेजर कंटेंडर उसके अंदर रहते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लान जो क्लैरिफाई कर दिया है इन्होंने कि LIC का जो लिस्टिंग है वो लास्ट क्वार्टर के अंदर हो जाएगा। लास्ट क्वार्टर मतलब इस साल का लास्ट क्वार्टर, यानी कि Q4 जो अभी चलने लग रहा है जनवरी फरवरी मार्च। तो अगर मार्च तक भी ये चीज़ हो जाती है तो अगेन इसको पिछले साल के बजट के रेवेन्यू एस्टिमेट्स के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। आगे चले तो CCI लुक्स टू ईज मार्केट शेयर डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर मर्जर्स। तो यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि चेंजेस होंगे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट में। बेसिकली आप जब मर्जर करवाते हैं तो आपको पोस्ट मर्जर और प्री मर्जर बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। प्री मर्जर तो आपको प्रॉपर ही सब कुछ ही करना पड़ता है, आपका सेबी का अप्रूवल, CCI का अप्रूवल, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, और उसके बाद जाके आप मर्जर कर सकते हैं। बट पोस्ट मर्जर भी आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है। अगर आपका एक, जैसे मैं आपको एट प्रेजेंट का यहाँ पे क्या रूल चल रहा है उसके बारे में बताऊँ, तो अगर आपकी जो बड़ा एक मर्जर हुआ है और उसके अंदर आपका पोस्ट मर्जर एंटिटी जो बना है, जो एक मर्ज होकर एंटिटी बनती है, तो उसका मार्केट शेयर मतलब जितना वो ट्रेडिंग करते हैं पूरी मतलब
जो आपका बिजनेस करते हैं पूरा, उस बिजनेस के अंदर अगर उनका उस कंपनी का शेयर 15% से ऊपर जाता है तो उस कंपनी को एक फॉर्म 2 नाम से एक चीज़ भरनी पड़ती है जिसके अंदर 30 डिटेल्ड क्वेरीज होती हैं। तो इस तरीके से पोस्ट मर्जर भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या बताए जा रहे हैं, चेंजेस इसी फॉर्म के अंदर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी ये फाइनलाइज नहीं है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये कंपनी अभी CCI अभी प्रोसेस के अंदर चल रहा है, इसकी जो फाइनलाइजेशन है इसकी। इसके अंदर बोला जा रहा है कि 15% की जो लिमिट है मार्केट शेयर की, इसको बढ़ा दिया जाए। और यहाँ पर दूसरी बात कि कुछ ऐसी क्वेरीज जो कि रिडंडेंट हो चुकी है, यहाँ पर कुछ इन्होंने एग्जांपल्स भी दे दिए अपने अपने आर्टिकल के अंदर, बट वो मैंने यहाँ पे कोट नहीं करे हैं क्योंकि वो ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप देख सकते हैं, बट ऐसी कुछ क्वेरीज को बेसिकली ये रिमूव करना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। मेरी तरफ से यही था सारा कुछ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें और एक पर्सन के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दें। उनका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, मेरा भी काफ़ी बेनिफिट इसके अंदर से हो जाएगा। तो प्लीज़ एक पर्सन के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।